नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज युगे युगे क्रांति के व्याख्यान भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की बातचीत भी जो हमारी है वह शारदा नाम का जो नाटक का पात्र है, पहली नारी, उसी पर आधारित रहेगी। उसी पर हम विचार विमर्श और करेंगे। कारण ये है कि इससे पहले की जो पीढ़ी थी उसके यहाँ समस्याएं छोटी छोटी ली जा रही थी, बड़ी समस्याएं भी थी। उनका सरोकार इतना व्यापक नहीं था जितना वह सामाजिक समस्याओं तक टिकी थी। तो अब जब कथा जाके 1920-21 के पात्रों के पास पहुंच चुकी है नाटक की, तो वह कई समस्याओं को एकत्रित कर चुकी है, जिसमें राजनीतिक समस्याएं भी आ चुकी हैं। उपनिवेशवाद के अंदर बैठे हुए भारत की तस्वीर भी सामने आने लगी है। उसमें स्त्रियों की भूमिका क्या रहेगी, किस तरह से उस समय की स्त्री अपने समाज के साथ साथ अपने देश के लिए भी लड़ रही थी, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने देश के अधिकारों के लिए भी लड़ रही थी। इस बात को अगर जानना समझना है तो हमें शारदा नाम के पात्र पर और थोड़ा विचार करने की जरूरत है। तो आपने देखा होगा हमारे पास पहली पीढ़ी भी आई जिसमें कल्याण सिंह और उसके बाद प्यारेलाल, स्त्रियां वहां हमें दिखाई दी, रामकली, फिर कलावती। लेकिन उन स्त्रियों को लेखक ने पहली नारी नाम नहीं दिया। पहली नारी किस पात्र को नाम दिया गया है? वह शारदा है। पहली नारी का संवाद सुनने वाला है। जो पुरुष 1 और पुरुष 2 के बाद पहली नारी का संवाद आता है, जिसमें वह कहती है कि नहीं नहीं, हम संस्कृति के शत्रु नहीं हैं, ना तुम क्रांतिकारी हो, तुम विशुद्ध प्रतिक्रियावादी हो, क्रांतिकारी मैं हूं, संस्कृति की शत्रु है मेरी संतान। जिस पात्र का यह संवाद है, नाटक का एक सूत्र ये है, इस सूत्र को मैं पहले भी पकड़ा चुका हूं कि अपनी पीढ़ी में बैठा हुआ आदमी अपने आप को क्रांतिकारी कह रहा है और आने वाली अगली पीढ़ी को संस्कृति का और धर्म का शत्रु मान रहा है। तो यह चीज जो है वो इस जगह पे भी चल रही है और यह पात्र भी वही करता है। लेकिन शारदा नाम का जो पात्र है, ये उस समय की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे पात्रों का लोगों का प्रतिनिधित्व करता पात्र है। शारदा वह पात्र है जिनके लिए मुख्य समस्या राजनीतिक तौर पर भारत का गुलाम होना ही नहीं है, स्त्री का गुलाम होना भी है। वह देश की आजादी की लड़ाई के साथ साथ स्त्रियों की आजादी की लड़ाई भी अपने समाज से लड़ रही है। उसी समाज के भीतर स्त्री विरोधी तत्व जो बैठे हुए हैं उनसे भी उसका संघर्ष है। शारदा नाम का पात्र जो है वह उस समय के सामाजिक स्थितियों के साथ भी लड़ रहा है और फिर आगे जाके यहां तक कि अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी उतर रहा है और उस आंदोलन में उतरकर अंग्रेजों के विरोध में उनके कपड़ों की होली जला रहा है, उनके सम्मान का बहिष्कार कर रहा है और ये प्रण ले रहा है कि वह नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, नौकरी पेशे लोगों को उस नौकरी में नहीं जाने देंगे। इस तरह से वह यानी कि गुलामी के विरोध में उतर रहे हैं। तो ये शारदा नाम के पात्र की बड़ी खूबी है। उस समय आप देखेंगे तो शारदा जो है वो चरित्र से एक स्वाभिमानी लड़की है जो घर बाहर की परवाह किए बिना उस समय के स्त्री के अधिकार और राष्ट्र या देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना और स्त्री की अस्मिता के लिए ये दोहरी लड़ाई जो है वो शारदा नाम का पात्र जो है वो लड़ रहा है। और आप देखेंगे कि 1920-21 की पीढ़ी में जो विमल नाम का जो पात्र आ रहा है, जिसका परिवेश ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कट्टरवादी नहीं है, खुला है, खुले विचारों का है, जिसके पिता अपने आप में प्रशंसक हैं शारदा के कि
ऐसी लड़की, अगर ऐसी लड़की उसके घर में भी होती तो क्या बात थी। ये वह लोग हैं, विमल का परिवार और शारदा जैसे जो पात्र हैं, ये वह पात्र हैं जो उस समय देश को आजाद कराने के लिए प्रथम पंक्ति में लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, या चाह रहे थे कि हम किसी तरह से अपने देश को आजाद करा सकें। यह चिंता उसके यहां बार बार दिखाई देती है। और इसी के साथ वह स्त्रियों को इस आंदोलन में उतरने के लिए और घर की चारदीवारी को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए शारदा जो पात्र है, ये एक सजग चरित्र है, जो अपने अधिकारों के लिए भी सजग है और राजनीतिक तौर पर भी सजग है, जो देश की परिस्थितियों के लिए भी सजग है कि उसकी देश के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है और समाज के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है। उन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने वाला पात्र है, जिसने ये पढ़ाई जरूर पढ़ी है, जिसकी पढ़ाई पर सवाल उठा रहा है उसका ही पिता कि लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, वह जानती है कि किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। वह अपने पिता को भी जानती है, जो अपने आप में आर्य समाजी है, जो तमाम कट्टर यानी कि तमाम रूढ़ियों या अंधविश्वासों का विरोध करने वाला है लोगों की नजर में। जहां तक कि विमल की नजर में भी वह क्या है, रूढ़ियों का विरोध करने वाला है प्यारे लाल। लेकिन असलियत क्या है, उस असलियत को उसकी बेटी जानती है। और वह क्या है, बेटी कहती है कि मैं अपने पिता जी को जानती हूं, वे बड़े कट्टर हैं, अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वह निश्चय ही मना कर देंगे। यानी कि अब जो विमल के साथ ये शादी करना चाहते हैं तो वो इस चीज को नहीं मानेंगे, ये वो अच्छे से जानती है, मना कर देंगे। लेकिन मैं उनकी चिंता नहीं करती, मैं अपने पथ से पीछे नहीं हटूंगी, मैं बालिग हूं, अपना भविष्य बनाने का मुझे अधिकार है। यानी कि मैं बालिग हूं और अपना भविष्य बनाने का अधिकार मुझे है। यह जो बालिग होना और अपने भविष्य को बनाने का अधिकार प्राप्त करना उस समय स्त्री का बड़ा कदम था कि अपने भविष्य का निर्माण वह स्वयं करना चाहती है। वह किसके साथ रहेगी, किसके साथ जीना चाहती है, उसकी समझ के अनुसार ही, उसको समझने वाला ही पति है कि नहीं है, वह किसके साथ चलेगी। और वह ये ही प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता उसकी दूसरी भी है इसके साथ, कि वह देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती है और उसका पिता उसमें भी आड़े आ रहा है। और वह दमनकारी सत्ता जो अंग्रेजों की थी, वह पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट करना चाहती है, जेल में ले जाना चाहती है। और जेल का जो वातावरण है वह भी पुरुष के लिए अलग से सजा तय कर रहा है और स्त्री के लिए अलग से सजा तय कर रहा है। यह चीज भी उसको खटकती है, यह भी उसको स्त्री की अस्मिता पर एक सवाल लगता है। यह भी वो चाहती है कि स्त्री जो है वो और तो शारदा जो है वो एक जागरूक पात्र है, सजग पात्र है, जिसके चरित्र की विशेषता है कि वह अपने अधिकारों के लिए सचेत है। और अपने अधिकारों के लिए सचेत होने के साथ साथ वह स्वयं का निर्माण तो कर रही है, स्त्री के अधिकारों को फैलाने का, विस्तार देने का और स्त्रियों को जागरूक करने का कार्य तो कर रही है। वह एक अच्छी नेता है, उसके अंदर ये गुण है कि वह एक अच्छी नेता बन रही है, महिला नेता बन रही है, जिसमें वो महिलाओं को चारदीवारी छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अच्छी वाक्पटुता है उसके पास, अच्छा भाषण देती है, अच्छा बोल लेती है और तर्क संगत बोलती है, तर्क शक्ति उसकी मजबूत है। तो ये उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं। अपने तर्क से ही वह के ही कारण वह उस समय के समाज में चर्चित है। और विमल का पिता उसको इसलिए रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं कि वह अधिकारों के लिए लड़ना जानती है, गुलामी का विरोध करना जानती है, अच्छी तर्क शक्ति रखती है, अच्छी समझ रखती है अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने समाज को लेकर, अच्छी नेता की उसमें जो एक जन नेता की जो खूबियां होती हैं, स्त्री नेता की जो खूबियां हैं वो उसमें हैं, बैठी हुई हैं।
और वो स्त्रियों को संबोधित कर रही है कि एक समय में अच्छी बात रही होगी कभी कि पल्ला जो है वो सिर पे रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आज के समय की जो जरूरत है और देश की जो जरूरत है उसके लिए हमें ये सब छोड़ना होगा। ये शारदा नाम का पात्र हमें इस चीज के लिए, उस समय ऐसे पात्रों की भरमार है। मुझे लगता है कि उस समय के कई सारे लोगों का जो स्त्रियों का जो समुच्चय है उसको जोड़कर लेखक ने शारदा के अंदर ढालने की कोशिश की है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि स्त्री भी उस समय इस तरह से या इस हद तक संघर्षरत थी कि वह जेल जाने की परवाह नहीं कर रही थी। गांधी जी का उस समय के समाज पर इतना बेहतर प्रभाव था कि वह युवक युवतियां, तमाम लोग, छोटे बड़े, लेखक साहित्यकारों से लेकर पत्रकार और तमाम जो लोग पढ़े लिखे अनपढ़ सबके सब जो है वो गांधी जी के साथ चलने के लिए तैयार थे, गांधी की बातों को मानने के लिए तैयार थे और अपने घर परिवार की भी उस समय कोई परवाह नहीं कर रहे थे। यह जो है उस समय की जरूरत भी थी और तमाम तरह के बंधनों को तोड़कर उस समय प्राथमिकता देश ही था और देश के साथ इन चीजों को तोड़कर हमें प्रगतिशील विचारों को अपनाना जरूरी था। उन विचारों को अपनाती हुआ जो पात्र है, प्रगतिशील पात्र जो है हमारे सामने उभर कर आता है। विमल भी इतना सक्रिय पात्र नहीं है। आप देखेंगे तो शारदा विमल से ज्यादा मजबूत पात्र है, प्यारेलाल से भी ज्यादा मजबूत पात्र है। वह एक नायिका के रूप में उभरती है हमारे सामने। उस दौर में वह एक नायिका के रूप में आती है। इससे पहले की जो दो पीढ़ियां हमारे सामने आ रही हैं वह नायक प्रधान आ रही हैं। ये चीज नोटिस करने वाली है कि इससे पहले की 1875 की जो पीढ़ी आ रही है उसमें कल्याण सिंह नायक के रूप में उभर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास प्यारेलाल नायक के रूप में उभर रहे हैं अगली पीढ़ी में भी, 1900 की पीढ़ी में भी। लेकिन 1920 की पीढ़ी जो आ रही है उसमें आते आते हमारे पास नायिकाएं भी जो है वो उभर रही है, नायिका प्रधान हो रही है। नायिका अपने आगे मंचों पर चल रही है, वो अपने समाज को इकट्ठा कर रही है, अपने यानी कि स्त्री समाज को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के लिए और देश के अधिकारों के लिए, देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए लड़ रही है। इस तरह का स्वाभिमानी पात्र है शारदा जो है। तो शारदा की तारीफ जो है वो उसके पिता भी करते हैं। क्या कहते हैं? शारदा एक वीरांगना के रूप में दर्शाई गई है इस नाटक में हमारे सामने। विमल के पिता के शब्द सुनने लायक हैं। क्या कहता है? तुम शारदा की बात करते हो, वह तो वीरांगना है, साक्षात लक्ष्मीबाई। अब देश निश्चय ही स्वतंत्र हो जाएगा, काश मेरी भी ऐसी ही पुत्री होती। यह शारदा के अंदर के गुणों की, उसकी जो एक अच्छी नेता की और सामाजिक कार्यकर्ता की और की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको दर्शाने का प्रयास इस यानी कि इसके पिता के माध्यम से, विमल के पिता के इन शब्दों के माध्यम से किया गया है। और फिर इसी बात को और आगे दर्शाया जाता है कि मुद्दा क्या है, क्यों इसके पिता उसके साथ नहीं मानेंगे। तो मुद्दा यह है यानी कि शारदा के पिता विमल के साथ शादी के लिए क्यों नहीं मानेंगे और विमल के पिता क्यों मान गए हैं, इसका एक संवाद सुनिए। ओह विमल, तुम्हारे पिता कितने अच्छे हैं, उन्हें जात पात प्रांत किसी बात की चिंता नहीं। मैं संयुक्त प्रांत की अग्रवाल, तुम पंजाब के क्षत्रिय। तो यानी कि जात पात और प्रांत, ये जो प्रांतों का, एक इस प्रांत में नहीं उस प्रांत में हम शादी नहीं करेंगे, हम इस जात में नहीं करेंगे, वो खत्री, ये अग्रवाल, वह और प्रांत, ये और प्रांत, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी है जो उनको एक कर रही है। जात पात एक भले नहीं है लेकिन विचार एक है, लड़ाई एक है, उद्देश्य एक है। तो फिर यही से उनकी एकता जो है वो बरकरार हो जाती है। और इन विचारों को उस समय स्वीकार करने वाले लोग भी थे, अस्वीकार करने वाले लोग थे। तो इनको स्वीकार करने वाले लोग भी उस समय तैयार हो चुके थे, जो कि विमल के पिता के रूप में हमारे सामने आते हैं। जरूरी नहीं कि उस समय की पीढ़ी यानी कि जो प्यारेलाल की पीढ़ी थी वो सारे लोग प्रतिक्रियावादी थे और
20-21 के जो लोग हैं वो सारे प्रगतिशील थे, ऐसा नहीं है। यानी कि ये यहीं से फर्क देखा जा सकता है कि प्यारेलाल जो है उसका जो रवैया है और विमल के पिता का जो रवैया है, दोनों एक ही पीढ़ी से बिलोंग करते होंगे, एक ही पीढ़ी से जुड़े होंगे, लेकिन एक का जो तरीका है और जो दूसरा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। गुणों में, प्रवृत्ति में दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। तो शारदा नाम का पात्र जो है वो और क्या है, शारदा की और विशेषता क्या है कि वह एक सौंदर्य से भरपूर है, बाहरी और आंतरिक सौंदर्य से भरपूर है। बाहरी और आंतरिक मनुष्य के गुण उसको सुंदर बना देते हैं। शारदा के प्रति विमल का आकृष्ट होने का कारण, विमल के पिता का उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने का कारण क्या है? वो वही है जो आंतरिक गुण है शारदा के अंदर, उन्हीं गुणों को लेकर, यानी कि वह उसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है और विमल उसके साथ उसको इसीलिए पसंद करता है, इसी के कारण से प्यार करता है। संवाद है विमल का, कहता है कि आंखें दिल का दर्पण होती हैं, तुम्हारा दिल भी सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अर्थात वह आंतरिक और बाहरी रूप से सौंदर्य से भरा सराबोर है, वह परिवर्तन कामी है और परिवर्तन को पहचानना, समय को पहचानना और उसके साथ संघर्ष करता हुआ यह जो पात्र है शारदा, ये सौंदर्य का से भरपूर है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों सुंदरता के गुण जो है उसमें विद्यमान है। इसी के कारण से विमल जो है वो उसको कह देता है कि आंखें जो होती हैं वह क्या होती हैं, दिल का दर्पण होती हैं और तुम्हारा दिल भी सुंदर है और इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह जो है वो शारदा का एक अन्य गुण जो है वो उसके सामने, हमारे सामने आता है। और क्या है, वह शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति है। शारदा स्वाभिमानी है। शौर्य क्या है कि वह जेल जाने से नहीं डरती है। विमल से वो बातें कर रही है और वो कह रही है कि मैं जेल जाना निश्चय कर लिया है, जेल जाने का। कहती है ये सारी स्त्री जाति के लिए चुनौती है, मैं निश्चय ही जेल जाऊंगी, इसमें सफलता नहीं मिली तो आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन उस दम घोटू वातावरण में फिर नहीं लौटूंगी। किस दम घोटू वातावरण में? जो उसके माता पिता ने घर में बना के रखा है, जिसमें यही है कि लड़की को इस तरह से जीना है, इस तरह से जीना है, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको पर्दा यानी कि उसको जोर से बोलना नहीं चाहिए, उसको इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह के नहीं करने चाहिए। ये जो टिपिकल सोसाइटी की जो सोच हमने निर्मित करके बनाई हुई है, ऐसी वाली सोच को लेके जीना जो दम घोंटू वातावरण है जो उसके लिए, उसमें वो नहीं जी सकती। वह कायर नहीं है, वह लड़कर मरना चाहती है, मौत से डरकर जीना नहीं चाहती है। इस तरह का वातावरण है, इस तरह का वातावरण नहीं, इस तरह का पात्र है शारदा, जो क्या कहता है कि दम घोंटू वातावरण में वह लौटना नहीं चाहती है। वह आत्महत्या कर लेगी अगर उसको इस काम में सफलता नहीं मिली, लेकिन वह असहयोग आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग देगी, स्त्रियों को जागरूक करेगी और अपने जो उसने दृढ़ निश्चय, ये उसकी अन्य विशेषता है, दृढ़ निश्चय। कि अब क्या कह रही है अगली कड़ी में, वो एक और बात जोड़ देती है, कहती है कि मैं अपना पथ छोड़ूंगी नहीं और पिताजी उसे सह नहीं सकते। यानी कि इसी से बात स्पष्ट हो जाती है कि वह अपना पथ जो है वो छोड़ नहीं सकती है, वह दृढ़ संकल्पी है, वो दृढ़ निश्चय करने वाली है, वह दृढ़ संकल्पी वाला है और उसने इस बात को तय कर लिया है कि इसलिए वह मरना मंजूर कर लेगी, लेकिन वह दम घोंटू वातावरण में, गुलामी में, और चाहे वो स्त्री के लिए गुलामी है, चाहे वो देश की गुलामी है, ऐसी गुलामी वह जीना वह पसंद नहीं करेगी। एक समय तक का ये रूप हमारे सामने इसका शारदा का जो है वो आता है। तो देवी प्रसाद ये सारा चरित्र जब चल पड़ता है, फिर सूत्रधार हमारे सामने आ जाता है, चंद्रकिशोर हमारे सामने आते हैं, जो कि इसी बात के बाद चंद्रकिशोर आ जाता है, जो कहता है, विमल के पिता हैं, जो कहते हैं कि मैंने इसके पिता से यानी कि शारदा के पिता से बात की और वो इस बात को नहीं माने हैं, तो इसलिए उसने कह दिया कि मैं इसको घर से निकाल दूंगा।
अब वो मेरे घर में नहीं आ सकती है कभी भी। तो आप देखिएगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसको घर से निकाल दूंगा, ये प्रवृत्ति हमारे समाज में बैठी हुई है। या खुद जान दे दूंगा या उसकी जान ले लूंगा, ये परिवर्तन में हमेशा हम ऐसी चीज देखते हैं। ये है क्या, इसका कारण क्या है? यानी कि हम अपने आइडेंटिटी को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो चुके होते हैं। हम परिवर्तन को देख नहीं रहे होते हैं, उसको भांप नहीं रहे होते हैं। अगले को अगले की परिस्थिति में देखने की हम जब कोशिश बंद कर देते हैं, तब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां मैं नहीं रहूंगा या ये नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति प्यारेलाल के यहां भी पहुंच चुकी है कि अब वो घर से निकाल देगा उसको। तो देवी प्रसाद यानी कि चंद्र किशोर जैसे जो पात्र हैं उस समय के, वो ऐसे लोगों के सहारा बनते हैं और वो उसको अपने यहां स्वीकार कर लेता है कि आज के बाद वो मेरी बहू है। तो अब वो कहीं उसको और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो मिलके यानी कि उस गुलामी के विरोध में लड़ेंगे। तो इसी तरह से कथा आगे चलती है और सूत्रधार और देवी प्रसाद का संवाद आपस में शुरू हो जाता है। देवी प्रसाद कहता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने अपने पिता को साथ लेकर चलना चाहिए था। तो सूत्रधार का जवाब है, जो साथ नहीं चलना, जो साथ ना आए तो उसे कैसे साथ लिया जा सकता है? एक सवाल है कि जो साथ आना ही नहीं चाहता हो, जो सुनना ही नहीं चाहता हो, अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को सुनना ही नहीं चाहता हो, उनको उनके नजरिए से देखना ही नहीं चाहता हो, अपनी ही चीजों को जब थोपना चाहता होगा, तो बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती है। कैसे लिया जा सकता है? तो देवी प्रसाद आगे से तर्क करता है, कहता है कि इससे साथ ना आने की क्या बात थी? वह उन्हें समझाती। जितने विश्वास से वह जनता से बातें करती थी, उतने ही विश्वास से यदि पिता से कहती तो शायद वह मान जाते। कम से कम मैं उनकी जगह होता तो बहुत खुश होता। आखिर मुझे लड़की के विवाह की परेशानियों से मुक्ति तो मिलती। तुम नहीं जानते मैं अपनी लड़की के विवाह को लेकर कितना परेशान हूं, लेकिन मैं यह कभी नहीं स्वीकार कर सकता कि मेरी आज्ञा के बिना वह कुछ करे। आखिर मैं पिता हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, और वे कर्तव्य और अधिकार मुझे इसलिए तो प्राप्त हुए हैं कि मैं अधिक अनुभवी हूं। हर बुजुर्ग अनुभवी होता है। यह जो पेज नंबर 48 पर 48 पर यह जो संवाद है देवी प्रसाद का, विचारणीय है। इसमें विचार करने की, और अगला संवाद जो 49 पेज नंबर पर सूत्रधार का है, दोनों संवाद जो है वो विचारणीय है। आपको इन संवादों पर कड़ी नजर रखनी होगी, इनको अंडरलाइन करना होगा आपको पढ़ते हुए, क्योंकि आपको पेपर में इनकी सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पात्र ने कौन सा संवाद बोला हुआ है, किस संदर्भ में बोला हुआ है, और उसकी क्या प्रसंग बनता है और उसकी क्या व्याख्या बनती है, किस संदर्भ में बात चल रही है। तो ये जो कर्तव्य और अधिकार मुझे जो प्राप्त हुए हैं, ये जो बात है, ये संवाद किसका है? देवी प्रसाद का है। किसके साथ है? सूत्रधार के साथ है। जिसमें वो क्या कह रहा है, किस बात को कहना चाहता है? इस बात को स्थापित करना चाहता है कि बच्चों को या लड़की और लड़के को या औलाद को अपने माता पिता को साथ लेके चलना चाहिए। तो सूत्रधार का सवाल था कि जो साथ नहीं लेके चले, जो साथ चलने को राजी ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो देवी प्रसाद भी यहीं पे कह रहा है कि अब वो अपनी बात पे फिर आ गया कि मैं अनुभवी हूं, मुझे समाज का अनुभव है, इसलिए मुझे इस चीज का कर्तव्य और अधिकार मुझे किसने दिया है? मैं अधिक अनुभवी हूं। हर बुजुर्ग अनुभवी होता है, इसलिए बुजुर्गों की माननी चाहिए। ये तर्क देवी प्रसाद खड़ा कर रहा है। तो सूत्रधार कह रहा है जी हाँ, उसके तर्क का खंडन कर रहा है। जी हाँ, हर बुजुर्ग अनुभवी होता है, लेकिन मुसीबत यह है कि अनुभव और क्रांति की सदा अनबन रहती है। यानी कि क्रांति, नए विचार और एक स्थापित जो सत्य हम लोगों ने अनुभव कर लिए होते हैं, हम अनुभूत सत्य की रक्षा करने लग जाते हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो नई पीढ़ी के लोग सामने उभर कर अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए उभर रहे होते हैं, ऊपर आ रहे होते हैं, सामने आ रहे होते हैं, उनकी अपनी चुनौतियां होती हैं, और इसलिए वो नए विचारों के और पुराने विचारों के बीच टकराहट चलती है। इसलिए पुरानी पीढ़ी के जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो नई पीढ़ी को संस्कृति का क्या कहते हैं? दुश्मन कहते हैं, धर्म का दुश्मन कहने लगते हैं।
तो यहां पे वही बात वो कह रहा है कि अनुभव और क्रांति सदा जो है वो आपस में इनकी अनबन रहती है, यानी कि इनकी कभी बनती नहीं। अनुभव करता क्या है, अनुभव कहता है ऐसा है, स्थापित सत्य ऐसा ही होता है, और क्रांति कहती है ऐसा ही नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये जो टकराहट है इसको हम इसमें वो सुन सकते हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते। कौन? अनुभव और क्रांति। अनुभव क्या है? जो हमने जाना वही सच है, वही ठीक है। जो दूसरे का अनुभव है, जो नई पीढ़ी लेके आ रही है, नए विचार हैं, वो हमारे लिए गलत है। तो अनुभव स्थापित सत्यों की रक्षा करता है। क्या करता है? अब ये संवाद बड़ा जरूरी है कि अनुभव क्या करता है, ये सूत्र है असल में। अनुभव स्थापित, एक्सपीरियंस क्या करता है? जो चल रहे सत्य होते हैं, स्थापित हैं जो, उनकी रक्षा करता है। लेकिन क्रांति नए सत्यों की खोज करती है। वह नए नए सत्यों को स्थापित, खोज करके उनको स्थापित भी करती है। लेकिन अनुभव या एक्सपीरियंस क्या करता है? प्रचलित जो सत्य है, जो आया हुआ सामने सत्य है, उसको स्थापित हो चुका सत्य है, उसी की रक्षा के लिए अड़ जाता है। ये मूल अंतर है उसके बीच। आपने देखा किस तरह शारदा और विमल ने एक दूसरे का होने की प्रतिज्ञा की और वे सचमुच एक हो गए। उन्होंने सारा जीवन गांधी के आदेश अनुसार देश को अर्पित कर दिया। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने भी अपने अनुभव का उपयोग जो है वो स्थापित सत्यों की रक्षा के लिए किया। तो ये कहानी और आगे बढ़ जाती है। फिलहाल हम यही देखेंगे, यहीं तक रखेंगे अपनी बातचीत को कि किस तरह से स्थापित सत्यों की रक्षा के लिए जो बीती हुई पीढ़ी होती है, या चल रही जो पीढ़ी होती है, बीती हुई पीढ़ी भी नहीं कहना चाहिए, जो एक पहले पड़ाव की पीढ़ी है, जो वो आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह से चुनौती बन जाती है, उसके विकास में बाधा का कारण बनती है। तो ये हमने अभी तक जाना शारदा के माध्यम से, देवी प्रसाद के माध्यम से, सूत्रधार के माध्यम से। तो सप्रसंग व्याख्या जरूरी है और आपने इन संवादों को हाईलाइट कर लेना है, जिनको मैं अक्सर बीच में बोलता हूं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं ये इतने विस्तार से चीजों को एक एक करके सामने ला रहा हूं, जो क्यों ला रहा हूं, और लेखक का इन चीजों को कहने का आशय क्या है। पता नहीं मैं कितना कह पा रहा हूं, कितना नहीं, ये आप ही जानते होंगे, या वह सुधीजन जो और लोग देखते हैं वह जानते होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। चैनल बार बार कहने पर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए भी उनका धन्यवाद। और ठीक है, नमस्कार।